हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जनरल स्टडीज की जो एक श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन के अंदर में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस प्लस ईवीएस, इसी के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग पूरी ओवरऑल हम लोग यहाँ हमारी एक प्रिपरेशन करने वाले हैं, ताकि आप लोग पूरे क्वेश्चंस जो 120 में से 120 क्वेश्चंस होते हैं उनको टारगेट कर सके। बाकी के आप लोगों की जो क्लासेस है मैथ्स की, रीजनिंग की और अदर क्लासेस भी आप लोगों की चल रही है फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी क्लासेस ये आप लोगों की एक पैकेज है पूरा का पूरा। अगर आपने अच्छे से इनको कर लिया, अच्छे से आप लोगों ने इनकी पढ़ाई कर ली, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाओगे, बल्कि फ्रेंड्स अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो हमने अब टारगेट रखा हुआ है कि अब केवल एग्जाम क्लियर नहीं करना है फ्रेंड्स, अब तो जो है अपना अपना खुद का जिला भी लेना है। ठीक है, ये टारगेट रखिए आप लोग। तो इस टारगेट के साथ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं फ्रेंड्स। सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू वेरी मच। मैं अब बेहतर हूँ पहले से, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग में ASKC, मॉर्निंग में तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में। SCERT प्लस NCERT के ऊपर में बेस्ड हमारे लेक्चर्स रहेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने 900 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिए हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग बच गए हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप लोग भी यहाँ पर में इस सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में हम लोग जो है सेशन को आगे बढ़ा सके। जितने भी लोग जहां भी शेयर कर सकते हैं इस सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ सके और हम लोग ऐसे ही मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स, और डायरेक्टली आपकी पुस्तक, आपकी बुक में से लिया गया क्वेश्चन। क्या बात है, 1000 से भी ज्यादा लाइक कर दिए हैं आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको नहीं दिखते तो मन नहीं लगता, मेरे को भी यार मतलब आप लोगों को पढ़ाता नहीं तो मन नहीं लगता। देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स की सिरहुत, ठीक है, सरहुल जो है आप लोगों का, ये कौन से वाले राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? सरहुल, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, असम। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये झारखंड में मनाया जाता है बेसिकली। मैंने आप लोगों को जो है वो पोल भी दे दिया था, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में पोल के अंदर में आंसर लगा चुके थे। ठीक है, 67% लोगों ने लगाया था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सरहुल जो है फ्रेंड झारखंड के अंदर में मनाया जाता है। और आप लोगों को बता दूं, पहले ये बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब बेसिकली झारखंड जब अलग हो गया, तो जो मुंडा ट्राइब है, उराव ट्राइब है, हो ट्राइब है, ये सारी की सारी झारखंड के अंदर में हो गई। अब झारखंड के अंदर में ये ट्राइब इस उत्सव को मनाती है, सरहुल उत्सव को। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब ये झारखंड का जो है लोकप्रिय त्योहार है, ना कि बिहार का। ठीक है, मुंडा, ओराव और हो ट्राइब जो है, जो आदिवासी लोग हैं, वो इसको मनाते हैं बेसिकली। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपकी SCERT की बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखेंगे, एक बार लिख दो सभी लोग, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पोलेट करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा फेमस कहां पर में, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसकी लिस्ट देखिए यहाँ पर में, पश्चिम बंगाल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। गणेश फेस्टिवल सबसे ज्यादा धूमधाम से कहां पर में मनाया जाता है मेनली, वो महाराष्ट्र के अंदर में। ओनम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ओनम को, ओनम को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग, ओनम को। ठीक है, तो ओनम जो है केरला में मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं सरहुल की, तो आदिवासी बहुल इलाके के अंदर में जो मुंडा ट्राइब है, ओराव ट्राइब है, हो ट्राइब है, वो इसको झारखंड के अंदर में मनाती है। और लोहरी जो है पंजाब में मनाई जाती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, लोहरी। ठीक है, पंजाब के अंदर में। क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल मूड में हो फ्रेंड्स एकदम। 1500 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए हैं, 1200 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यार चलो मेरी मेहनत काम आ रही है यहाँ पर में, कि तबियत ठीक नहीं होने के बाद भी, बावजूद भी अगर लेक्चर ले रहे हैं तो बच्चे लोग भी उसका प्रतिसाद देते हैं। मतलब मेहनत रंग लाती है, मेहनत करो। ठीक है, मतलब अगर हम करते हैं तो बच्चे भी उसका प्रतिसाद दे रहे हैं। अब मतलब मुझे लग रहा है कि चलो यार अब एनर्जी आएंगी धीरे धीरे पढ़ाने में और ज्यादा।
ठीक है, लोहरी पंजाब के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर में, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वहां पर में वो कंफ्यूज थे। ठीक है, मतलब उन लोगों का बोल रहा था, कुछ आधे बच्चे बोल रहे थे सर ये है क्या, सर वो है क्या। मैं अभी आप लोगों का जो है वो डाउट क्लियर किए देता हूँ। चलिए, यहां पर मैं आंसर आ गया है फ्रेंड्स आप लोगों का। अब मैं आप लोगों से यहां पर मैं पूछ रहा हूं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये आप लोग जो है कमेंट करके आंसर करेंगे। सबसे पूर्वी वाला जिला कौन सा है, ठीक है, ये भी आंसर कीजिए। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिणी कौन सा है। चलो सभी के सभी आंसर कर दो आप लोग। लिखो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, सभी के सभी आप लोग यहाँ पर में लिखते जाएंगे। एक बार देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स लगाया है, काफी सारे लोगों ने लगाया है इसका आंसर। बिल्कुल, तो आंसर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। कैसे, यहाँ पर मैं आप लोग इस मैप के थ्रू देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी लोग गोपालगंज बोल रहे थे वो लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि गोपालगंज देखिए यहाँ तक में आके खत्म हो जाता है। वही अगर मैं कैमूर की बात करूं तो आप लोग देखिए कैमूर जो है यहां तक में है। ठीक है, मैप को आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा बात। ओके, तो कैमूर आप लोगों का। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो कैमूर है। अगर आपसे पूछो, मैंने जैसे आपसे दूसरा वाला पूछा था सबसे पूरब में कौन सा है, तो सबसे पूरब में है किशनगंज। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे पूरब में है किशनगंज। अब कुछ लोग जो है यहाँ पर मैं कटिहार कटिहार कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए कि कटिहार जो है उससे भी ज्यादा लास्ट तक आपका फैला हुआ है किशनगंज। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में घुसा हुआ है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो उसको। इवन किशनगंज अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। बात की गहराई को, ऊंचाई को, पश्चिम को, दक्षिण को, उत्तर को, पूरब को, सबको समझो आप लोग कि किशनगंज जो है ये सबसे ज्यादा पूर्वी जिला है, और ये आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाला एकमात्र जिला है जो दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है आप लोगों की। ओके, चलिए उसके बाद में जब मैंने आप लोगों से बोला कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो टाइप करके बताओ आप लोग, सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, सबसे ज्यादा साउथ में देखकर बता दो चाहो। ठीक है, सबसे ज्यादा साउथ में, सबसे ज्यादा साउथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, सबसे ज्यादा साउथ के अंदर में यहां पर में आपका गया डिस्ट्रिक्ट जो है वो है, गया। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, गया डिस्ट्रिक्ट। काफी सारे लोग अलग अलग आंसर लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर में गया जो है ना, ये सबसे, इसका टिप सबसे साउथ में है। जमुई और गया में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गया जो है ज्यादा साउथ तक फैला हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग। सबसे दक्षिणतम है गया। उसके बाद में सबसे नॉर्थ में अगर आप बोले तो वो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में पश्चिमी चंपारण। सिंपल सी बात, याद हो गया ये चारों के चारों। एक साथ चारों के चारों लिख दो आप लोग यहां पर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, क्या बात है, 1800 से ज्यादा लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे आपको बताना है, और ये भी आपकी बुक में से लिया गया क्वेश्चन है, आपको बताना है अ फार्मर हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उसके पास में, 2.5 एकड़ की भूमि है उसके पास। तो बताइए कि ये फार्मर को किस तरीके का फार्मर कहा जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये सभी लोग लिखेंगे। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़ की जमीन। ठीक है, 2.5 एकड़ जमीन को 1 हेक्टेयर बोला जाता है। ओके, तो 1 हेक्टेयर जमीन मतलब 2.5 एकड़, तो 2.5 एकड़ की जमीन से भी कम है, मतलब कि 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, तो उस फार्मर को आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। यहाँ पर में इस
जस्ट अ सेकेंड। हेलो, जी जी। चलिए, तो फ्रेंड्स इनको जो है आप लोगों ने याद रखना है, मार्जिनल किसान या मार्जिनल सीमांत किसान कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दिखाता हूं, आप लोग उसके अंदर में और अच्छे से समझ पाओगे इसको। देखिए, सबसे पहली बात तो 1.5 एकड़ का मतलब होता है यहां पर में 1 हेक्टेयर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, अपने आप में एक क्वेश्चन आप लोगों का। अगर कोई भी किसान है, ठीक है, कोई एक किसान है, उसके पास में 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उसके पास में, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? उसको आप लोग जो है फ्रेंड्स सीमांत किसान या मार्जिनल किसान कहते हो आप लोग। अगर मान लीजिए कि किसी किसान के पास में 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की जमीन है, ठीक है, ठीक है, छोटा किसान 1 एकड़ से लेकर 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा फ्रेंड्स स्मॉल किसान, छोटा किसान। अगर किसी किसान के पास में मान लीजिए आप लोगों का 2 हेक्टेयर से लेकर 4 या 5 हेक्टेयर तक की जमीन है, ठीक है, 2 से 5 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, 2 से 5 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसको जो है मध्यम किसान कहा जाएगा आप लोगों का। और किसी किसान के पास में मान लीजिए फ्रेंड्स 5 से जो है 10 एक हेक्टेयर तक की जमीन है, तो उसको सेमी मीडियम किसान बोलते हैं आप लोग, ठीक है, सेमी मीडियम फार्मर। और अगर मान लो उसके पास में 10 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन है, 10 एकड़ से ज्यादा, 10+ हेक्टेयर की, एकड़ नहीं हेक्टेयर की जमीन है उसके पास में, तो हम उसको कहेंगे कि बड़ा किसान है। हेक्टेयर में बात करेंगे हम लोग, केवल केवल हेक्टेयर में बात करेंगे। तो 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है तो आप लोगों का छोटा किसान। और अगर 1 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से भी कम है तो मार्जिनल किसान। ये समझ गए आप लोग? 1 हेक्टेयर से भी कम है तो मार्जिनल किसान आप लोगों का, ठीक है। अरे वो सीमांत गांधी वाला सीमांत कहाँ पहुंच गए आप लोग? ओके, सीमांत गांधी मार्जिनल फार्मर मतलब सीमांत किसान मतलब बहुत छोटा वाला किसान आप लोगों का, छोटा सा छोटा किसान, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आप लोग याद रखना, ये कभी भी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं इस चीज को। तो मध्यम किसान आप लोगों का कौन होता है? आप लोगों का फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि 2 से 5 हेक्टेयर तक की भूमि होती है जिसके पास में, वो मध्यम किसान होता है आपका, मिडिल फार्मर। ओके, 2 हेक्टेयर से लेकर 1 से 2 हेक्टेयर तक की जो जमीन होती है जिसके पास में, उनको छोटे किसान कहते हैं। सीमांत किसान छोटे किसान से भी ज्यादा छोटा होता है। एक तो हो गया छोटा, ठीक है, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, उससे छोटा बच्चा, अब उससे भी छोटा बच्चा, मतलब वो पेट में है अभी। ऐसा समझ लो कि भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, मतलब आने वाला है, अभी आया भी नहीं बेचारा, इतना छोटा है कि अभी तक आया भी नहीं, ऐसा वाला समझ लो। मतलब मेरे पेट में नहीं है, मतलब जिसके भी पेट में समझ जाओ भावनाओं को, नहीं तो मैं हाथ इधर दिखाया तो बस इधर ही समझोगे, ठीक है, भावनाओं को समझो बस। नाउ फ्रेंड, टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? चलिए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं आप सभी लोगों के, और 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स भी आ गए और ये डायरेक्टली आपकी बुक में से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि बिना पैसे के जो वस्तुओं का लेन देन किया जाता है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे इस तरीके से देखा होगा कि भाई किसी को टमाटर चाहिए, किसी को बैगन चाहिए, ठीक है, तो भाई तू मुझे टमाटर दे दे, मैं तेरे को बैगन दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से जो होता है चीजें आप लोगों की। इसको आप क्या कहते हो? ये आप लोगों की बुक में से लिया गया है, डायरेक्टली आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, ये आपकी एससीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट। और इसका क्रेडिट जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं जो है हमारे जो टीम है उनको भी देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है फ्रेंड्स, इसको पूरा का पूरा निकालने में, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के अंदर में, ठीक है। आभा शुक्ला जी, पूजा चौहान जी, ठीक है, पानी मैम, और इन सभी लोगों का जो है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर तौर से, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर चले और टीम को भी मतलब वो करे। तो हम हमारे यहाँ पर में ऐसा ही कल्चर है बेसिकली। चलिए, तो जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से की जाती है तो उस वस्तु को, ठीक है, विनिमय प्रणाली कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, बार्टर सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से की जाती है तो उस वस्तु को, ठीक है, विनिमय प्रणाली कहा जाता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है, चलिए।
तो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति या फिर बार्टर सिस्टम इसको कहते हैं। 74% लोगों ने सही आंसर दिया था। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स मतलब इससे भी ज़्यादा जो है आंसर करोगे। यहाँ पर मैं 90+% लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है नेक्स्ट टाइम। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में हमारे आपको बताना है कि द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह सूरी वॉज कॉल्ड। डायरेक्टली बुक में से लिया गया क्वेश्चन आपके। शेर शाह सूरी सर इतने दिन कहाँ थे, थोड़ी सी यार तबीयत ठीक नहीं है अभी, ठीक नहीं थी अभी तो थोड़ा चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से। तो द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि वैसे तो ये बिहार से ही था। आपको पता ही है कि बिहार से ही इसने अपने शासन की शुरुआत की थी। इनका जो मकबरा है, ठीक है, वो भी बिहार के अंदर में ही आप लोगों को मिलेगा। तो इन्होंने जो चांदी का सिक्का निकाला था उसको क्या कहा जाता था, चांदी का सिक्का। तो चांदी का जो सिक्का इन्होंने निकाला था फ्रेंड्स, उसको उन्होंने नाम दिया था रुपया। और आज भी फ्रेंड्स हम लोग जो है हमारी करेंसी को रुपया के नाम से जानते हैं। तो रुपया, आप लोगों को याद रखना है कि जो हम लोग रुपया बोलते हैं इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था मध्यकालीन भारत के अंदर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब जब आप लोग रुपया देखो, पैसे देखो, आप लोग रुपया देखो, ठीक है, तो समझ जाना शेरशाह सूरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। वैसे इसका उल्लेख आपको जो है फ्रेंड्स चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर में भी मिलता है, इस नाम का उल्लेख, ठीक है। लेकिन मध्यकालीन भारत के अंदर में इस नाम से करेंसी निकालने का श्रेय किसको दिया जाता है, शेरशाह सूरी को। मध्यकालीन भारत के अंदर में सिक्कों का प्रचलन में क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, सिक्कों के अंदर में क्रांति, सिक्कों को नए पद्धति में ढालने का श्रेय किसको दिया जाता है, शेरशाह सूरी को। बिहार पुत्र शेरशाह सूरी, या जन्म ही हुआ था उसका बिहार के अंदर में, तो इसमें क्या है, शेरशाह सूरी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसका यहाँ पर में शेरशाह सूरी जो है उसका मकबरा भी आप लोगों को बिहार में ही मिलेगा। कहाँ पर में इसका मकबरा, ये भी बता दीजिए आप लोग जल्दी से। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, याद रखना है फ्रेंड्स, अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय, ये भी पूछा जाता है किसका मकबरा अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय का मतलब होता है 8 कोने हैं उसके, ठीक है। अष्टकोणीय सासाराम के अंदर में, सासाराम कहाँ पर में है, रोहतास जिले के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो रुपया नाम का जो चांदी का सिक्का था वो किसने निकाला था, शेरशाह सूरी ने। वैसे फ्रेंड्स और भी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, और इसने रुपया नाम का सिक्का चलाया था चांदी का। देखिए चांदी का एक सिक्का इल्तुतमिश ने भी चलाया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इल्तुतमिश ने चलाया था, उसको कहा जाता था टंका। क्या बोला था, टंका, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, टंका। तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो चांदी का सिक्का चलाया था उसका नाम रखा था उसने टंका। मोहर जो सिक्का था ये शेरशाह सूरी ने ही चलाया था, ये भी याद रखना है, लेकिन ये सोने का सिक्का था। सोने की मुहरें दे दो, ठीक है। सर आप पिता बन गए, मैंने खुश होकर जो है वो 10,000 सोने की मुहरें दे दी। बाद में पता चला कि यार मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, फिर मैंने उसे वापस ले ली। भाई क्या मजाक कर रहा है यार, ठीक है। तो मुहरे, ठीक है, 10,000 सोने की सिक्के, मुहरे जो गिफ्ट वगैरह में आप लोगों ने कभी ना कभी मूवीज वूवीज में देखा होगा या शो वगैरह में देखा होंगे, मुहरे दे दी, मुहरे दे दिया आपने, मोहर, ओके। दीनार, ये भी सोने के सिक्के थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चलाए गए थे। ये 3 चीजें याद रख लो, आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके बुक में ही दिए हुए हैं, ये बुक से ही निकाला हुआ है आप लोगों का। तो मोहर तो अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आप लोग बाकी भूल जाओ, मोहर नहीं भूलोगे आप लोग, मेरे को पता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने टंका नाम का जो है चांदी का सिक्का चलाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में दीनार नाम का जो सिक्का था मोहम्मद बिन तुगलक ने समझाया था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। परवेज अहमद जी अभी फिलहाल के अंदर में ना उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं उन्होंने पूछा है कि अगर फॉर्म फिल कर दिया और एग्जाम देने नहीं गए तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट है आप लोगों के। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी के अंदर में क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, वैसा वहाँ होता है। अब यहाँ क्या करते हैं वो तो ये बताएंगे वो लोग, ठीक है, अभी बताने के हैं। व्हाट आर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया, भारत में सरकार के कितने स्तर है, अभी हमारे भारत के अंदर में कितने स्तर है।
2200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1700 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक है, शेयर, लाइक और लाइव का नंबर बढ़ाते जाइए जब सभी लोग। जी, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग जो है दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में जुड़ सकते हो, DANISHSHEIKH, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में यहाँ पर मैं अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भारत के अंदर में कितने स्तर है, तो भारत में 3 स्तर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कैसे? अगर मैं बिहार के आपकी पुस्तक का ही एग्जांपल लूं, आपके डायरेक्टली बुक में से लिया है क्वेश्चन, आप तो खुद देख सकते हो, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, आपके बुक का स्क्रीनशॉट। सबसे स्थानीय लेवल के ऊपर में स्थानीय सरकार होती है, पटना की म्युनिसिपैलिटी या फिर किसी गांव का पंचायत, ये होता है आपका स्थानीय स्तर, एकदम लोकल लेवल के ऊपर में। पटना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप लोग देखते हो ना, वार्ड मेंबर का चुनाव वगैरह आप लोग करते होंगे, ये हो गया। दूसरा, आप लोग राज्य सरकार को चुनते हो, राज्य के स्तर के ऊपर में आपकी एक स्तर है राज्य के स्तर के ऊपर में आप लोगों का। और तीसरा होता है केंद्र सरकार, मोदी सरकार वाला, मोदी जी वाला, मतलब केंद्र स्तर वाला आपका। तो इस तरह से फ्रेंड सरकार के 3 स्तर है, आप लोगों की बुक में से ही लिया है डायरेक्टली। और जो जिन बच्चों को पेपर क्लियर करना है वो लेक्चर अच्छे से देखें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ऐसे 3 स्तर है आप लोगों के सरकार के अंदर में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सभी लोग। 2300 से ज्यादा लाइक बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती जब पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा, वो त्रिस्तर अलग है पंचायत का और ये अलग है 3 स्तर। वो त्रिस्तरीय पंचायत जो होती है वो बलवंत राय मेहता कमेटी और बाकी की जो कमेटीज ने दी थी वो अलग चीज है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारत के विभाजन के समय। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बोल तो बनता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्हीं के पास में सबसे कम उम्र का मतलब यहाँ पर मैं बेसिकली इनके पास नहीं, लेकिन इनसे पहले जो थे उनके पास में सबसे कम उम्र का जो है वो अध्यक्ष बनने का तजुर्बा भी रहा है इनसे पहले वाले के पास में। तो बताइए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सतीश कुमार जी, सर ईवीएस महिला के आरक्षण का कुछ स्टेप्स नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। यार वो स्पष्ट करेंगे मेरे ख्याल से अभी कुछ समय में, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स कौन थे हमारे भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे विभाजन के समय या आज़ादी के समय। तो जेबी कृपलानी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जेबी कृपलानी जो है ये 1946 के अंदर में बने थे और 1948 तक रहे थे, और इसी बीच हम 1947 में आज़ाद हो गए, 1947 में। तो 1947 में आज़ादी और विभाजन के समय जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिहार के मतलब बिहार पुत्र ही है ये भी एक प्रकार से। तो विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 1940 से लेकर 1946 तक, ठीक है, आपको याद रखना है कि लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे, और सबसे कम उम्र में, ठीक है, केवल 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास में, 1923 में बने थे ये 35 साल की उम्र में। सबसे 35 साल की उम्र सबसे कम उम्र होती नहीं है, यहाँ पर में कई सारे लोग होंगे जिनकी 35 साल की उम्र नहीं होंगी, लेकिन सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि एक लेक्चर में बिहार ज्योग्राफी को भी करवाया जाए, मुझे बताना जितने लोग चाहते हैं यहाँ पर में, क्योंकि मैं बिहार ज्योग्राफी सोच रहा था आज, लेकिन मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था, इस वजह से सोचा कि चलो पहले आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग चाहते हैं बिहार ज्योग्राफी वो बता देंगे, एक लेक्चर बिहार ज्योग्राफी के नाम, लेकिन वो केवल लाइव लेक्चर रहेगा, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि लाइव ही उसको रखा जाए, बाकी में उसको कर दिया जाए। इनमें से सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था। अभी बताया फिर भी गलत कर रहे लोग, ठीक है।
तो अबुल कलाम आज़ाद, ये याद रखना है आप लोगों ने, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। जब ये 1923 में 1923 के अंदर में दिल्ली में जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें अध्यक्ष बने थे। उस समय उनकी उम्र केवल और केवल 35 साल की थी, 35 साल के, ठीक है, 35 साल के थे। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास में, 35 साल की उम्र में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल सर। हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी ठीक है। मैथ्स मस्ती जी मतलब कर लेंगे बिल्कुल अपन बिहार के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के दो क्वेश्चन मैं रिवीजन के तौर पर आप लोगों से लेना चाहूंगा। आप लोग बताइए इन दो क्वेश्चन के आंसर क्या है, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का 1 का आंसर कीजिए आप लोग। इसको रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर मैं आप लोगों को ले रहा हूं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऊपर वाले का आंसर करना है आप लोगों ने। वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों का कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो केवल 64% लोगों ने आंसर दिया है। आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए थी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनका जन्म 1902 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था वो सेकेंडरी मैटर है, पहले हुआ कब था ये वाली बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1902 में हुआ था, तो आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 1902, ये याद रखना है आप लोगों ने, 11 अक्टूबर 1902, ये पहले ये क्लियर करो आप लोग। कहाँ हुआ था वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोग जो है फ्रेंड्स पढ़ोगे तो आप लोगों को जो है काफी सारे जगह के ऊपर में दिखेगा कि सिताब दियारा के अंदर में जो है उनका जन्म हुआ था। सिताब दियारा बलिया के अंदर में, बलिया डिस्ट्रिक्ट। बट आप लोग देखोगे बलिया डिस्ट्रिक्ट तो उत्तर प्रदेश में है और जयप्रकाश नारायण बिहार के हैं। तो मैं आपको बता दूं, उस समय में बलिया डिस्ट्रिक्ट बड़ा हुआ करता था और जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वो भी बलिया का ही पार्ट था। फिर बाद में जब राज्यों को राज्य बनाए गए तो बाद में सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में आ गया। तो आज जो सिताब दियारा है आप लोगों का, वो सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। जब उनका जन्म हुआ था उस समय में वो इलाका बलिया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, बट आज के समय में वो इलाका आप लोगों का सारण डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है सिताब दियारा। तो हम ये मानेंगे कि भाई उनका जन्म बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट, आज की जो सारण डिस्ट्रिक्ट वाली जो इलाका है सिताब दियारा, वहां पर में हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आज का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब जन्म हुआ था उस समय में वो इलाका बलिया डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर में, यूपी के अंदर में पड़ता था वो। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ओके। चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट वाला बात है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, गुड। नेक्स्ट जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका भी आंसर कर दो आप लोग। क्या बात है फ्रेंड्स, 1900 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। 2500 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, पता ही नहीं चला यार पढ़ाते पढ़ाते। ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, शेयर भी करते रहेंगे सेशन को। दूसरे नंबर का एकदम स्पीड में आंसर कर देना। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। वैसे आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इनका मतलब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर, ठीक है, 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। बस 3 दिन और जी जाते तो शायद अपना हैप्पी वाला बर्थडे भी मना लेते वो, लेकिन अफसोस, कोई बात नहीं, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 8 अक्टूबर को मृत्यु हुई थी उनकी। और इनको आप लोग जो है वो लोकनायक के नाम से जानते हो, ठीक है, लोकनायक के नाम से जानते हो। वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं फ्रेंड्स कि जन नायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? जन नायक के नाम से किसको जाना जाता है? जन नायक, आप लोग पता करके बताओगे मुझे, ठीक है। लोक नायक हो गया आपका। लोक मान्य के नाम से किसको जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी बात बता दोगे आप लोग मेरे को कमेंट करके, ठीक है, पता करके।
भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर में स्थित है? आपके बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। उनको जन नायक के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, इसी वजह से याद रखना है आप लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चलो, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये किस राज्य में है, और जिस भी राज्य के अंदर में है ये, उस राज्य का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वाला वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे पुराना वाला। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ द अबव। कहां पर में है ये? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये बिहार का है, और बिहार में भी कहां पर में है? तो मुंगेर जिले के अंदर में है, मुंगेर जिले के अंदर में, ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो मुंगेर जिले के अंदर में फ्रेंड्स भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है आप लोगों का, और ये बिहार का सबसे पुराना वाला सेंचुरी है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 1976 के अंदर में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है, आप खुद से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे इसका आंसर। एकदम स्पीड में, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास में। ये स्लाइड 2 बार लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी केवल और केवल 85% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। सेकेंड टाइम दिखा रहा हूं मैं ये स्लाइड आप लोगों को। भाई लोग टाइम पे आ जाया करो एकदम। ठीक है, आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH SHEIKH, इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ रहता है क्लास का। ठीक है, चलो, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैमूर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, क्या बात है, 2000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, 2600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, इन द इंडियन, ये वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो पेड वाले बच्चे, वो तो इसका आंसर बिल्कुल करना ही चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको बार 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 रिवाइज करवाया है पेड क्लास के अंदर में। नेशनल मूवमेंट की जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर में रिवाइज करवाया था कि नहीं करवाया था मैंने आप लोगों को ये? ठीक है, 1920 में 2 सेशंस हुए थे आप लोगों के इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक सितंबर में हुआ था आप लोगों का, एक जिसको आप लोग स्पेशल सेशन बोलते हो, 1920 के अंदर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। 1920 में 2 सेशन हुए थे आपके। एक सेशन हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का सितंबर में, ठीक है, और एक सेशन हुआ था आप लोगों का दिसंबर में। ठीक है, जो सेशन आप लोगों का सितंबर में हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आप लोगों का कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, और जो सेशन दिसंबर में हुआ था वो हुआ था नागपुर में, नागपुर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, नागपुर में। कलकत्ता वाला जो सेशन है आप लोगों का, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। सभी लोग लिखेंगे लाला लाजपत राय, लाजपत राय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल सेशन था, एकमात्र टाइम है जब लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, वो भी बेचारे स्पेशल सेशन में। ठीक है, चलो, मतलब इच्छा पूरी हो गई उनकी। और नागपुर के अंदर में जो सेशन हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है, ध्यान से सुनना बस। ठीक है, वीर वीर राघव राघव चारियर, वीर राघव चारियर, नागपुर वाले सेशन के अंदर में वीर राघव चारियर। अभी अगर पूछ ले तो, वैसे मुझे लगता है कि मोस्टली यही पूछेंगे आपसे, लाला लाजपत राय वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि सितंबर 1920 में, सितंबर वाला जो स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बुलाया गया था ये सेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर में कुछ कंसेंसस बनाने के लिए, तो कलकत्ता में हुआ था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा वाला एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, लड़कियों, मतलब लड़कों भी बेसिकली, लेकिन इमेजिन करो आपके सामने है गोलगप्पे, ठीक है, उसमें है खट्टा मीठा पानी, और उसमें उसने डाला हुआ है मस्त, जो है बिल्कुल गरम गरम जो होते हैं ना आपके मटर वगैरह, आलू
और नमकीन नमकीन सा डाला हुआ है उसके अंदर में, उसमें बहुत अच्छे से जो है वो जो है आपका आमचूर पाउडर डाल के बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, मस्त आपके सामने यहाँ पर मैं लगा रहा है वो, और बड़े बड़े वाले गोलगप्पे, ऐसे बड़े बड़े वाले गोलगप्पे, ठीक है। तो वो जो मुंह में निकलता है ना, उसको लार कहा जाता है बेसिकली। ओके, समझो उस बात को। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का पानी आपको दे रहा है वो। ओके, गरम गरम एकदम, आप समझ लीजिए कि बारिश आ रही है और गरम गरम भाप निकल रही है उसमें से और आप खा रहे। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, चलो। तो इनमें से कौन सा पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना, आप लोगों ने बुक में दिया हुआ है आप लोगों के। टाइलिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो लार है आप लोगों की, ठीक है, जो सलाइवा है, जिसको सलाइवा आप लोग बोलते हो, उसके अंदर में जो एंजाइम होता है ना, उसको टाइलिन बोलते हैं। ये टाइलिन क्या करता है, आपके बॉडी, आपने जो भी खाया है उसमें जो स्टार्च मौजूद होता है, स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में मांड भी कहते हैं, मांड, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको शर्करा, शुगर के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर इज लाइक ग्लूकोज, ठीक है, एक प्रकार का ग्लूकोज है आपका शुगर। तो क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर में कन्वर्ट कर देता है, टाइलिन। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि आपके सलाइवा के अंदर में टाइलिन है, ठीक है। अब पटाइलिन मत बोलना है इसको, पटाइलिन, नहीं तो पता चले कि घर वाले बोलेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन। तो अमाइलेज जो है आपका, टाइलिन को ही अमाइलेज कहते हैं, आप लोगों का एक एंजाइम है, आपके स्टार्च में होता है, ठीक है। और ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये क्या करता है, स्टार्च को आप लोगों का जो शर्करा है, ठीक है, शुगर के अंदर में तोड़ देता है। माल्टोज, डेक्सट्रीन या आपका ग्लूकोज, ऐसे जो छोटे वाले होते हैं ना, उनके अंदर में तोड़ देता है, ताकि आपकी बॉडी उसको आसानी से पचा सके। स्टार्च को डायरेक्टली बॉडी नहीं पचा सकती, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन, तो वो क्या करता है, मुंह में ही पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, स्टार्च को तोड़कर छोटे कम जो है कॉम्प्लेक्स पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है आपका सलाइवा। तो जब जब आपका सलाइवा निकले खाना, तो उसको भी याद करा देना, सलाइवा तुझे पता है दानिश सर ने तेरा नाम जो है ना टाइलिन रखा है, वैसे मैं उसको पटाइलिन पढ़ती हूँ, लेकिन टाइलिन रखा है। अब मुझे पता है तेरे को गोलगप्पे देखकर तू निकल रहा है, बट तुझे तेरा नाम ही नहीं पता। अब बीपीएससी में कैसे करेगा तू, इसलिए बोलती हूँ दानिश सर के लेक्चर देखा कर करके अच्छे से उसको समझा देना आप लोग। तो टाइलिन याद रखना, कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से मैं। नाउ फ्रेंड्स, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? क्या बात है, 2650 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर, मैं क्या 2700 के करीब जा रहे हैं, 2150 से ज्यादा लाइक कर दिया है आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कभी आप लोगों ने ये देखा है कि दो लड़कियां हैं और छोटी वाली लड़की का नाम बड़की रखा है और बड़ी वाली लड़की का नाम छुटकी? कभी आप लोगों ने देखा है ऐसा किसी परिवार के अंदर में? हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा ही किया है हम लोगों ने। मतलब जिसकी लंबाई छोटी है, ठीक है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और जिसकी लंबाई छोटी है, उस जिसकी लंबाई बड़ी है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो 7.5 मीटर है, ये आपकी साइंस की बुक में दिया हुआ है, 7.5 मीटर की है। यहाँ पर में आप लोग देखिए, यहाँ पर में ये है छोटी आंत आप लोगों की, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, 7.5 मीटर ऐसा फैला हुआ है। मस्त पैकी, आपने जो गोलगप्पा खाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये ऐसे पास हो रहा है यहाँ से, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ठीक है, इधर इधर जाते जाते मस्त पैकी फिर बड़े इंटेस्टाइन में जाएगा, वाह अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। बड़े इंटेस्टाइन में जाएगा। तो छोटी इंटेस्टाइन जो है आप लोगों की, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई है 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई है 5.5, मतलब 1.5 मीटर, बेसिकली 1.5 मीटर के करीब करीब इसकी लंबाई है आप लोगों की, 1.5 मीटर के करीब की लंबाई है। तो आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है आप लोगों की 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है आप लोगों की वो है 1.5 मीटर। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है सर स्मॉल को, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो एक्चुअली उसका जो एरिया है, या फिर आप लोग उसकी मोटाई बोल सकते हो, वो कम है, इसी वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा जो है मोटाई में बड़ा होता है, इसी वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेंथ की वजह से नहीं, मोटाई की वजह से बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है, मतलब मोटाई में, इसी वजह से स्मॉल बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा मोटा होता है, इसी वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बाकी लेंथ में दोनों का उल्टा है बिल्कुल एकदम, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल वेरी गुड, शहजाद नशमीन ने सही आंसर दिया है।
छोटी आंत ज्यादा बड़ी है। ठीक है सर, आपसे पढ़कर बहुत मजा आता है। ऐसे ही मजे मजे में पढ़ाई किया करो, पढ़ाई ऐसे ही होती है आप लोगों की। नाउ फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा खाने पीने की बात हो ही गई है तो थोड़ा सा साइंस की तरफ में और आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बट मुझे चाहिए यहाँ पर में कि जितने भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर में, सभी के सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे। 2500 से ज्यादा लाइक्स हो जाने चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होते होते। करो इसको अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, देख लेना आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रही है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन, मतलब आप लोगों का खाया नहीं हमने और हमने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। हमने देखा और डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वाह, देखते से डाइजेशन। हमने गोलगप्पा देखा और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अरे कैसे डाइजेशन मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीलो। जो लोग सी आंसर लगा रहे हैं ना, उनको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। जनता क्या, कभी कोई भी माफ नहीं करेगा उसको। जो है वहां पर में जाके जो वो कौन था जो नरक के अंदर में कौन रहता है, जो नरक का जो रहता है, जो भी है वो भी माफ नहीं करेगा कभी कि भाई तू क्या कर रहा था वहां पर में दानिश सर की क्लास में। पहले तूने पहले बोला डाइजेशन होगा करके, पहले खा तो ले मेरे लाल। ठीक है, इंजेक्शन अंतर्ग्रहण तो कर ले, पहले खा तो ले पहले डाइजेशन। और ये 15-14% वाले लोग कौन है जो सी आंसर लगा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी याद रखना है, सी तो हो ही नहीं सकता 3 आंसर आप लोगों का। ठीक है, तो इंजेक्शन सबसे पहले होगा आप लोगों का। सबसे पहली प्रक्रिया ये है आप लोगों की कि आप खाने को ग्रहण करोगे। ठीक है, थोड़ा सा देखो आप लोग, पहले आप लोग क्या करोगे, खाने को ग्रहण करोगे, इंजेक्शन, फूड को इनटेक करना। ठीक है, अंतर्ग्रहण करना, यहाँ पर मैं आप लोग देखो इंजेक्शन करना। ठीक है, इसको बोला जाता है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। याद रखो आप लोग, इससे आप लोगों ने एलिमिनेट करना है हर बार। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे सभी के सभी लोग। चलो गुड, ओके। उसके बाद में आप चबाते वगैरह हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैस्टिकेशन बोला जाता है उसको, चबाना। उसके बाद में होता है डेगुलेशन, निगलना। पहले खाना खाया, ये आप लोगों ने चबाया उसको, फिर आप लोगों ने उसको खा लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, पेट के अंदर में उसका उसका डाइजेशन होता है आप लोगों का। पेट के अंदर में डाइजेशन होता है। पेट में पहले मतलब स्टमक उसको तोड़ेगा, थोड़ा सा पेट में मंथन होगा, उसका पूरा मिलावट होंगी उसकी पेट के अंदर में। फिर बाद में जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, पाचन स्टार्ट होता है पेट में। पाचन के बाद में आपकी बॉडी क्या करती है, पाचन के बाद में आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना चालू करती है। अच्छा, ये था मटर, ठीक है, इसको ले लेती हूँ, इसके अंदर में बहुत सारा आयरन है, मैं इसको ले लेती हूँ। फिर उसने देखा, अरे ये तो मैदा है, इसको नहीं खा सकते यार, इसको इसको बाहर निकालो, इसको जाने दो आगे, मैं नहीं लूंगी इसको। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा ये। उसके बाद में इमली, इमली का बूटा। चलो, इमली के अंदर में अपने को जो है वो एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, ये सब मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा। चलो इसको भी ले लेते हैं अपन। मतलब आपकी बॉडी क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करना चालू करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो पहले डाइजेशन हुआ, पचा वो, फिर पचा हुआ जो फूड होता है उसमें से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर बाद में आप क्या करते हो फ्रेंड्स, जो भोजन जो भी अब बच गया है कचरा, वो एसिमिलेट होता है। ठीक है, समावेश होता है आपके बॉडी के अंदर में, जमा हो जाएगा लास्ट में। और फिर बाद में आप लोग, ठीक है, उसको डेफिकेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हो। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, इंजेशन होगा पहले, सबसे पहले भोजन का ग्रहण होगा, खाना खाया आप लोगों ने, अंतर्ग्रहण। ठीक है, फिर आप लोगों की बॉडी के अंदर में, स्टमक के अंदर में उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, फिर बाद में आप लोगों का होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब को क्या बोलते हो आप लोग, यहाँ पर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको। एब्जॉर्ब के बाद में एसिमिलेशन होगा, समावेशन। ठीक है, समावेशन मतलब जमा होगा वो। और फिर बाद में आपको पता है इजेशन, इजेशन मतलब रिमूवल, निकाल देना उसको। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देना। समझ गए होंगे आप लोग बेसिकली, यार ये क्या है इसके अंदर में, ये नॉर्मल प्रक्रिया आप लोग रोज रोज ही करते हो इसमें। ठीक है, हाँ, टार्टेरिक एसिड, वेरी गुड। कनीस फातमा ने एक बहुत अच्छी बोला है कि टार्टेरिक एसिड भी इमली के अंदर में, कच्चे आम के अंदर में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है,
तो जब भी गोलगप्पा खाओ तो टार्टरिक एसिड को भी सलाम किया करो एक। ओके चलो, तो क्या होगा यहाँ पर मैं देखो आप लोगों का, सबसे पहले इंजेक्शन, खाना खाया, उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद में आप लोगों का डाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद में डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में आप लोगों का होगा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है, और फिर बाद में एसिमिलेशन, जो भी अनपचा खाना है वो जमा होगा, और फिर बाद में आप लोग जो है सुबह सुबह इजेशन कर दो, ठीक, चलो जो भी है। तो आप लोगों का DEACB, 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 ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया था, और केवल 43% लोगों ने इसका आंसर किया, 43% लोगों ने। तो जितने भी लोग आंसर कर पाए हैं बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी के लोग मुझे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बताएंगे कि सर अब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अब कभी नहीं भूलेंगे सर, ठीक है, अब रोज इसको करेंगे हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, अब रोज इसको याद करेंगे, अब रोज याद करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज जब खाना खा रहे होंगे तो बोलेंगे इंजेक्शन, जब पेट में पच रहा होगा तो उसको बोलेंगे डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद में जब बैठे बैठे आराम कर रहे होंगे तो बोलेंगे कि पता है अभी डाइजेशन हो रहा होगा और अभी ना एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा एज पर दानिश सर, ठीक है, फिर बहुत सारी देर हो जाएगी तो समझ लेना है एसिमिलेशन हो रहा है और इजेशन, आप देख लेना आप लोग अपने अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, तो ये जो है फ्रेंड्स आज का आप लोगों का लेक्चर था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, मैं अगर पेड क्लास के साथ में जुड़ना चाहते हैं आप लोग, तो पेड क्लास में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि 9697888444 ये जो नंबर है आप लोगों का, इसके ऊपर में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का एक नंबर और है आपका 7611101101, ठीक है, 7611101101, इस पर भी जुड़ सकते हो आप लोग। टीचिंग परीक्षा जो ऐप है, टीचिंग परीक्षा ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च करोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप लोगों को टेलीग्राम पे भी आप लोग इसको, टेलीग्राम के ऊपर में भी आप लोग सर्च कर सकते हो। इसके अलावा दानिश शेख टेलीग्राम जो है उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हो, दानिश शेख, DANISHSHEIKH। ओके चलिए, तो ये आप लोगों का अच्छा लेक्चर था, और आप लोग बताओगे कि कितने लोग जो है वो चाहते हैं कि एक टेस्ट भी ली जाए आप लोगों की, और कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एक पूरा बड़ा सेशन हो। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सारे के सारे लोग लाइव आएंगे उस दिन, ठीक है। मेरे को कमेंट के अंदर में बता देना आप लोग, ठीक है, कमेंट के अंदर में बता देना कि जी हाँ सर चाहते हैं हम लोग लाइव आएंगे और एक बड़ा सेशन लीजिए, एक महा मैराथन टाइप का, ठीक है, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहोगे कि सर एक बिहार स्पेशल सेशन हो जाए, एक बड़ा सा 3 घंटे का, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने उसको बताना चाहिए मुझे, ठीक है, कि हाँ सर चाहिए करके। या फिर अगर आप चाहते हो, ये मेरा आज का 35वें नंबर का लेक्चर था, ठीक है, 35वां नंबर का लेक्चर था ये जीएस का। अगर आप चाहते हो कि 35 लेक्चर का एक निचोड़ हो जाए, 35 लेक्चर का एक निचोड़, जितने लोग चाहते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ सारी पेड में मैंने दे दी है, जो भी पीडीएफ है आप लोगों की वो पेड लेक्चर वाले बच्चों को मिल चुकी है, सारे यूट्यूब की पीडीएफ, क्योंकि वो बच्चों का डिमांड थी, उन लोगों को वहां पर मैं अवेलेबल करवा दिया है। आप लोग भी जो भी मतलब पेड में है वो लोग देख पढ़ भी सकते हैं, वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप लोग तो आप लोग बता देना। ओके, तो आप लोग मुझे बता देंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, जाने से पहले सेशन को, जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर में भी, ठीक है। यही आप लोगों की जो है एक तरीके से गुरु दक्षिणा होगी यहाँ पर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। करंट अफेयर्स का चाहिए, करंट अफेयर्स का भी कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल। ओके बाय, थैंक यू। मैं बिल्कुल शमशाद जी, पेड क्लास के अंदर में भी आज से मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे 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 आज मेरी बहुत 3 दिन के बाद में आज मेरी पहली क्लास हुई है, उसमें भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।